आज की ताजा खबर। नमस्कार। हकारा के न्यूज रूम में आपका स्वागत है और अब आज आए हैं अपने ऑडियो और टेक्स्ट न्यूज़लेटर के साथ खास खबरों के बारे में चर्चा करने के लिए। मेरे साथ हैं गौरव नौरियाल और राजेश चतुर्वेदी। आज खासी ज्यादा लंबी आज हमारी न्यूज लिस्ट है। गौरव, आज जल्दी से बताएं कि क्या क्या सुर्खियां हैं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। जी मॉर्निंग। आज सबसे पहले ब्रिक्स की बात करेंगे। ब्रिक्स में टैरिफ को लेकर जहां बहुत सारे देश, ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उसमें, वो बाकी देश जहां अमेरिका के टैरिफ को लेकर परेशान थे, भारत वहां पर अपने आतंकवाद के मुद्दे पे ही अड़ा रहा कि भाई पहलगाम हमले की निंदा होनी चाहिए और ये सब संयुक्त बयान जारी करवाने के लिए। इसके अलावा ब्रिक्स की बैठक के तुरंत बाद ट्रंप की ओर से भी बयान आया है कि अगर अमेरिका के विरुद्ध आप नीतियों पे बात करेंगे तो हम आपसे आयातित सामान पे, आपके मुल्कों से आयातित सामान पे 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। आय में असमानता को लेकर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक झूठा दावा किया, जिसे भारतीय मीडिया ने बिना तथ्य, बिना जांच परख के छाप दिया और बता दिया कि आय असमानता में भारत का चौथा स्थान है, जबकि असलियत में ये 176वां स्थान है। पेट्रोल को लेकर हमने एक खबर कैरी की है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जो बताती है कि पेट्रोल भारत में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसकी हम अक्सर कहते हैं कि बहुत हालत खराब है, उससे भी ज्यादा महंगा बिक रहा है। बाकी अन्य देश भी हैं इसमें जिसके मुकाबले भारत में पेट्रोल बहुत ज्यादा है, महंगा है। इसके पीछे टैक्सेस हैं। सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को चुनाव आयोग को जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं उसके खिलाफ वो उन पर सुनवाई करेगा। यूपी में फेक आईडी से 500 से ज्यादा फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने की सूचना भी है। इस बीच एक तरफ दस्तावेज जांच हो रही है कि भाई आप साबित करें बिहार में कि आप नागरिक हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की खबरें भी भारत में सामने आ रही हैं। इस बार पहली बार अब जनगणना जो होगी उसमें नागरिकों को अधिकार होगा कि वो डिजिटली अपने आप को दर्ज कर सके कि भाई हम सिटीजन हैं। अब एक क्लिक पे वो नागरिकता वाला मामला भी धीरे धीरे देखने को मिलेगा। बजट बजट प्रावधान बजट में प्रावधान बढ़ने के बावजूद भी भारत सरकार के पास स्कॉलरशिप देने के लिए पैसा नहीं है छात्रों को। तो एक खबर हमने ये ली है। जय शाह ने अभी जब टेस्ट में भारत की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो सबको बधाई भेजी कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसमें जो जीत के हीरो थे दूसरे टेस्ट के, मोहम्मद सिराज, उनका कहीं जिक्र तक नहीं किया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई कि भाई वो भी प्लेयर हैं, उनका भी इसमें अहम रोल रहा है जीत में, तो उनका जिक्र होना चाहिए। एयर इंडिया की बड़ी आलोचना हो रही है, लगातार एयर इंडिया चर्चाओं में है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से बीते दिनों खबर आई कि कैसे कंपनी ने कागजों में मरम्मत मरम्मत दिखा दी थी, जबकि वास्तव में वो नहीं की गई थी। अब हादसे के पीड़ितों से बर्ताव को लेकर कंपनी की बड़ी आलोचना हो रही है कि भाई ठीक ढंग से इनसे बर्ताव नहीं किया गया। जहां शव लेने लोग आए वहां एक छोटे से कमरे में इन्हें रख दिया गया। इस तरीके के आरोप कंपनी पे लग रहे हैं। ओवैसी ने एक सवाल उठाया कि हमारे भाई पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत में आना क्यों पसंद करते हैं, जबकि हमारे अल्पसंख्यक पलायन नहीं, रिजिजू क्यों ने नहीं ये करते। सवाल ये सवाल रिजिजू रिजू ने रिजू उठाया। जी, तो माफ कीजिएगा, रिजू जी, यस। इस पे ओवैसी और उनके बीच में काफी ट्वीट पे काफी देर तक बहसबाजी हुई है। ओवैसी ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें रखी है कि बार बार हमें ही क्यों साबित करना पड़ा, इस तरीके की बातें उनके ट्वीट में भी आई। तेलंगाना बीजेपी में एन रामचंद्र राव को नया अध्यक्ष बनाया है, तो उनका विवादों से पूरा नाता रहा है। इस पे हमने एक खबर आज कैरी की है। लद्दाख से खबर आ रही है कि सोनम वांगचुक फिर से अनशन करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने लद्दाख की स्वायत्तता की मांग को लेकर पैदल दिल्ली तक यात्रा की थी लद्दाख से, और काफी सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी उनकी यात्रा ने। एक बार फिर से लद्दाख चर्चाओं में है। राइटर्स टीआरटी वर्ल्ड, तुर्की का जो पब्लिकेशन है, और चाइना का जो सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, इसके एक्स अकाउंट भारत में विदहट किए गए थे, वापिस से उन्हें बहाल कर दिया, तो वापिस से इन्हें बहाल कर दिया गया। सिंधिया का कहना है कि भारत सरकार के डाक विभाग के पास जितनी भी,  . 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 。 . . . 。 . . 。 . . 。 . .
ये है कि उनका कहना है कि भाई कई जगह डाक विभाग की संपत्ति या प्राइम लोकेशन में, तो उनको हम दोबारा से कुछ इस ढंग से मॉडल करेंगे कि उससे किराया मतलब आय भी हासिल हो साथ में उन संपत्तियों में जो प्राइम लोकेशन में है उनका, मतलब कुल मिला के अब डाक विभाग की संपत्तियों पे सरकार कुछ नया एक्सरसाइज करने जा रही है। डाक विभाग की देश भर में खूब सारी संपत्तियां हैं, तो इस एक्सरसाइज के बाद क्या निकल के आता है वो भविष्य की बातें होंगी। अंबानी ने अमेरिका की फजीहत थोड़ी सी बचाई है। एथेंस से लदा हुआ एक क्रूज भारत की तरफ को बढ़ रहा है और वो गुजरात में पोर्ट में पहुंचेगा। तो इस पे हम आगे बात करेंगे कि कैसे अमेरिका और अंबानी की साझेदारी से भारत को क्या फायदा हो रहा है, अमेरिका को क्या लाभ हुआ, दोनों तरफ। न्यूज 18 मीडिया, भारतीय मीडिया को लेकर लगातार खबरें आती हैं कि किस तरीके से बिना तथ्यों के, फिर वही बात है कि बिना तथ्यों के बस आपके पास सूचना आती है और आप उसे मास तक प्रसारित कर देते हैं। न्यूज 18 पर ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक धार्मिक झंडे को पाकिस्तानी बताकर पेश करने की कोशिश की है। इस पे ऑल्ट न्यूज ने फिर इसकी पड़ताल की और पाया कि तो एक धार्मिक झंडा था, कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं है। मुस्लिम का जो धार्मिक झंडा होता है हरे रंग का सितारों वाला, चांद सितारे वाला, वो लगाया गया था। एन एप्पलबाम का एक विश्लेषण हमने आज कैरी किया है। वो बता रही, वो ऐसी मतलब आशंका जता रही है कि क्या ट्रंप और पुतिन साथ साथ मिलकर जो ये पूरा मामला चल रहा है दुनिया भर में, क्या ये साथ साथ है, तो वो ये सवाल उठा रही है। तस्वीरों में हमने आज भारत की बावड़ियों की यात्रा ली है कि कैसे भाई बावड़ियों की अपनी पूरी यात्रा रही है, तो वो हमने तस्वीरों में उसे कैरी किया है। और इसके अलावा हमने एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया है चलते चलते। राखी सांडिल्य की एक डॉक्यूमेंट्री है जिन्होंने तिब्बत पे बनाई थी और दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने इसे जारी किया था, उसको हमने लिया है। तो आज मोटे तौर पर यही खबरें हैं। सबसे पहले आय असमानता और ब्रिक्स जैसी बड़ी खबरें हमारे। मेरे ख्याल से आज एक तरह की हम लोग कई सारी आर्थिक खबरों को एक साथ हम रख के देखते हैं। एक तरफ ये है कि भारत जो है वो आर्थिक असमानता में सरकार के हिसाब से चौथा है, जबकि वो 176वां है दुनिया में। दूसरा कि आप भारत जो है तेल के सबसे ज्यादा दाम देता है मोटे तौर पर दुनिया में देशों में। एक देश शायद इसमें से जो ग्राफिक है टाइम्स का, इसमें हांगकांग में वो 304 रुपए का है। भारत में वो 101 रुपए का मोटे तौर पे एवरेज जो है। उसके बाद चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, भूटान, ईरान, लीबिया सब बहुत कम पैसे इसके लिए देते हैं। तो ये भी एक जो अच्छे दिन और दुनिया भर की जो बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर इसका ये आपसे जो पैसे लिए जाते हैं तेल के सबसे ज्यादा हैं। और ये भी सच है कि तेल के दाम उतने नहीं जितने कि आप देते हैं उसको, तो उसपे दुनिया भर के टैक्सेशंस लगा के जो है वो किया जाता है। उसमें हम बोल सकते हैं कि आयकर से या हमारे टैक्स पे दुनिया देश चलता है। तो ये वो टैक्स है जहाँ पे देश जिससे चल रहा है। और ये महंगाई सब पे बढ़ती है, चाहे वो एक छोटा सा मोटराइज रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है या फिर वो कोई बड़ी गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति। तो ये सब पे समान पड़ता है, जिसमें कोई आपकी आमदनी और आपकी समृद्धि से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये अपने आप में ये अच्छा एक इंडिकेटर है जिसमें कि हमें लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रबंधित किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को जो है लोगों से पैसे उगाहे बटोरे जा रहे हैं। आर्थिक असमानता को लेकर भी ये लगातार अलग-अलग रिपोर्ट्स आती रही है कि भारत में जो अमीरों के पास कितने पैसे, मेरे ख्याल से 40 जो ऊपर के एक जो फीसदी के पास 40% संपत्ति देश की, 1% के पास 40%। जो सबसे 140 से ज्यादा करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें 1% के पास 40 से ज्यादा प्रतिशत की संपत्ति है और बाकी लोगों के पास बाकी है, तो वो उसमें से अपना रहन बसर कर रहे हैं। और इसको हम समझते हैं कि हमारी जो क्या बोलते हैं हमारी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत होती जा रही है दुनिया में। और साथ ही पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो भी हमारा बहुत कम है, जो कि 2800 से $3000 के आसपास है। जबकि एक तुलना के लिए अमेरिका का ये आंकड़ा $90,000 है जो साल का है। चीन का करीब 35,000 डॉलर के आसपास।
पर इन सब के बीच में जो सबसे बेशर्म किस्म की जो सरकार की खबर वो ये है कि जो वंचित वर्ग के जो बच्चे जो विदेश पढ़ने जाते हैं उनकी बहुत संख्या नहीं है, 150-60 ऐसे कुछ है। और उसको स्कॉलरशिप जो देते हैं विदेश पढ़ने के लिए, जैसे कि अगर आप इसको इस तरह से समझना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर अगर जो जहाँ तक वो पहुँचे, वो इसलिए पहुँचे क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप मिली और लोगों ने उनको जो है प्रोत्साहित किया कि हाँ, आप बाहर जाके पढ़िए। उन्होंने 2-2 पीएचडी ली, एक कोलंबिया से ली और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ली। हमारे ये जो लोग हैं, सरकार दुनिया भर के खर्चे करते दिखलाई पड़ती है और वो इन बच्चों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ऐसा वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, हमको हरी झंडी नहीं मिल रही। और एक तरफ हम संस्कृत पे 2,500 करोड़ रुपए हमारे खर्च हुए, जो कि कुछ दिनों पहले हमने हरकारा में खबर छापी थी, जो कि मुझे नहीं मालूम कि व्यावहारिक स्तर पे हमारे किस काम की है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा जो इस्तेमाल में आने वाली शास्त्रीय भाषा है, उन पे हम कुछ पैसे खर्च ही नहीं करते हैं। तो ये फिर अभी सर्वदलीय जो एक तथाकथित प्रतिनिधि मंडल गया था, जो कि दुनिया भर में घूमता-घामता रहा और उन्होंने भारत की छवि निर्माण की जो है तथाकथित कोशिश की। उस तथाकथित कोशिश में वो तथाकथित तौर पे अ, वहाँ पे गाने सुना रहे थे बैठ के बाकी लोगों को जहाँ पर वो आए थे, और उसका हासिल क्या हुआ वो देश को बताया भी नहीं गया। हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है दुनिया भर की विदेश यात्राएँ करते हैं, तो ये दुनिया भर के हमारे बाकी खर्चे तो चल रहे हैं, पर जहाँ पे जो देश के सचमुच काम आएगा और जहाँ पे सचमुच का सशक्तिकरण होता है कि आप युवाओं को पढ़ने देते हैं, उनको पढ़ाने के लिए मदद करते हैं। वहाँ पर आप जो है बता रहे हैं कि आपके पास तो पैसे नहीं है। ये सबसे मतलब ये दिखाता है कि हम कितने अ, एक धूर्त किस्म की व्यवस्था में रह रहे हैं और कितनी दरअसल किस तरह से हम उनको आगे बढ़ने के मौके हम उनके उनके कम कर रहे हैं। मतलब वो जो बच्चा जो एक वंचित वर्ग से जो आया होगा, वो वहाँ तक पहुँच पाया है कि उसको एक विदेश में कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय अपने यहाँ पढ़ाने के लिए तैयार है, तो वो वहाँ तक आया और उसके बाद सिर्फ़ वो इसलिए नहीं जा पाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, अभी हम देख रहे हैं क्या होने वाला है उसका। तो उसको आपने या तो लाल फीताशाही में फँसा रखा है, या फिर आपने आपकी इच्छा नहीं है कि इन लोगों के आप काम आएँ। और इसलिए ये जो पूरा जो दावा होता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और फलाना-ठिकाना, ये दरअसल इसकी असलियत, इसकी कलई इससे खुल रही होती है। और इसी तरह से उधर जो एक और जो बात इसी के साथ आती है, क्योंकि कोई भी देश इस तरह से आगे बढ़ता है कि जो उसके पास अ, उसकी जो आर्थिक ताकत है, उस ताकत को वो लोगों तक कितना पहुँचा पाती है। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर जब भी आप कुछ करते तो आप ये सोचिए कि जो कतार का जो आखिरी है, उनका एक वो था कि लास्ट माइल जो व्यक्ति है, उसको आप उसके बारे में कितना सोच रहे हैं, उसके बारे में कितना कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है इस बात का कि हम जो कतार का जो आखिरी व्यक्ति है, जो कहीं पहुँचने वाला है, पहुँच सकता है, उसका जो है हम किस तरह से उसका रास्ता हम जो है काट रहे हैं और उसको हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश? एक तो ये जो आर्थिक ये जो आय समानता और असमानता वाला जो मुद्दा है, इसमें सरकार ने या वो पीआईबी ने खबर उल्टी बनाई। उसने असमानता पे खबर नहीं बनाई है, उसने बनाई खबर कि भारत जो है समानता में चौथा नंबर है। आप समझ रहे हैं ना? उसको जो है फिर वायर ने अपने विश्लेषण में या ये पाया कि साहब ये जो है असमानता में 176 है, असमानता में जस्ट अपोजिट। और उसने लिखा कि भाई इसकी जो व्याख्या की गई, जो वर्ल्ड बैंक का जो आंकड़ा आया है, डाटा जो आया है, उसकी व्याख्या गलत की गई है। और उसमें इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम बिजनेस स्टैंडर्ड तमाम अखबारों के नाम दिए हैं उसने अपने विश्लेषण में कि ये लोग, इन लोगों ने भी इसको क्रॉस चेक नहीं किया। ये एक्चुअली असमानता का मामला है, समानता का नहीं है। मगर वो जो खबर सरकार ने बनाई या वो जो जानकारी फ्लोट की, वो ये की कि भारत साहब समानता में, माने उपभोग का, उसका आय का, और जो है उसमें चौथे नंबर पे है। समानता में बराबर समान रूप से खर्च किया जा रहा है या उसका उपभोग किया जा रहा है आय के मामले में।
तो ये उसने खबर बन गई है। दूसरा ये जो उठाया अपन ने जो इसमें खबर ये ली भी है, छोटा सा क्षेपक जरूरी है कि पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसका भी, उसके पास अपना खुद का एक फैक्ट चेक उसका जो यूनिट है, जो कि लगातार पहले भी काफी संदिग्ध किस्म की जो है फैक्ट चेक करता रहा है, और उनकी जो तथ्य अन्वेषण जो उनकी क्षमता है वो बहुत संदिग्ध है। तो ये भी, और ये सरकार की चीज है जहां पे आप दरअसल वो आपको जनता को वो जानकारी देनी चाहिए जो कि आपने खुद इसकी तस्दीक कर रखी हो, और जब सरकार कहती है तो लोग मानते हैं। जैसे कि हम एफआईआर को मानते हैं कि एफआईआर में जो लिखा है इसको हम कोट कर सकते हैं कि हाँ ये सरकारी उस पे मान लिया गया है कि ऐसा ऐसा है, और ये एक तरह से तथ्य है। तो वो लोग कर रहे हैं जिनकी दरअसल जिम्मेदारी है कि 5 बार उसकी तस्दीक करके ही उसको पब्लिक करते हैं कि वो सच है कि नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसका मानना चाहिए कि या आपने फिर ये जानबूझकर आपने बरगलाने के लिए आपने तोड़ मरोड़ करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हालांकि सब महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ क्या सचमुच में ठीक चल रहा है। नहीं, जब 1% लोगों के पास 40% जो है देश की संपत्ति हो, तो मतलब ये आंकड़ा अपने आप में ही मतलब संदेह पैदा करता है, और इस पे कोई कितना भरोसा करेगा। हाँ, एक भाई, लेकिन कुछ लोग ये इसका इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं, इसका ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई इन्होंने समानता में चौथा बताया है, मतलब असमानता में मतलब समानता में नीचे है चूंकि, तो वो जो है तो उन्होंने चौथा बता दिया। हो सकता है चौथा और समानता में, मतलब असमानता में 176वां है, तो समानता में मतलब चौथा है, उसको ऐसा ऐसा घुमा दिया हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब आजकल की आभासी दुनिया में आदमी को घर बैठे सब चीजें चाहिए, तो वो 2 इंच के एक संयंत्र पे या यंत्र पे वो सारी जानकारी आ जाती है, और बस वहीं उसको पा करके वो मनुष्य जो है मुतमईन हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अब कई सारे लोगों ने ये जान लिया होगा कि भारत जो है पैरिटी के मामले में चौथे नंबर पे है, और यहाँ बिल्कुल सब चकाचक है एकदम। और मगर अब ये जो दूसरी खबर है, तो पेट्रोल, अब बाबा रामदेव से पूछा जाना चाहिए कि भैया ये 35 और 40 रुपए लीटर अपन बिकवा रहे थे, ये क्या हुआ? पाकिस्तान तक में जो है 20 रुपए कम में पेट्रोल मिल रहा है लोगों को, जहाँ की वो दाल और रोटी की हम लोग सुनते हैं ना कि आटा साहब जो है वहां 200 रुपए किलो मिल रहा है, भारत में तो देखो कितने मजे हैं। अब ये पेट्रोल की आंकड़ा आ गया, पेट्रोल में 20 रुपए का अंतर है, भारत में 80 रुपए मिल रहा है वहां लीटर, पाकिस्तान में। तो इसमें यही था कि मतलब हमें इस बात की तकलीफ शायद ना हो कि अमेरिका में तो बहुत सस्ता मिल रहा है और बाकी देशों में और भी सस्ता मिल रहा है, पाकिस्तान में हमसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। इसका तो ये तो दिल पे सांप लौटने वाली बात है, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक न तो इस बारे में कुछ बताया, न कोई नीतिगत निर्णय किए, न लोगों को राहत देने की कोशिश की, न बताने की कोशिश की, जिसके कारण हम जो है पर ये भी कितने मतलब ये सोच पाना कि जब हम गाड़ी में तेल भरवाते हैं और वो उस पे पाकिस्तानी कितने मजे कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखी करने वाली बात है। और सरकार ने इस पे कुछ नहीं किया, इस पे भी थोड़ा सा लोगों को गौर करना चाहिए। वो ये एक वो संतुष्टि मिलती है ना, वो अपने यहाँ लोग मान के चलते हैं ये कि भाई हमारी हमारी भले ही एक फूट जाए, मगर पड़ोसी की जो है दोनों फूटनी चाहिए। तो जो एक सुख मिलता है उसमें, हम उल्टा हो गया क्या, हम तो मतलब हमारी तो दोनों और सामने वाला मजे मार रहा है। तो वो पाकिस्तान के मामले में ये बात सही है कि वहां सस्ता मिल रहा है, ये जो तकलीफ है ये बिल्कुल बढ़ जाती है एकदम। हमारा जो तो ऑब्सेशन है पाकिस्तान ये तकलीफ खत्म भी हो सकती है। हो सकता है कि दिन तक भाई पीआईबी जारी कर दे कोई सूचना कि पाकिस्तान में पानी मिला हुआ पेट्रोल मिलता है, ऐसा पता दिल पे नहीं, लौटने वाली बात नहीं है। नहीं मतलब जी वो उनका काम नहीं है झूठ को आगे बढ़ाना, उनका काम सच को आगे बढ़ाना है, और वो ये काम उनको ठीक से करना चाहिए, हमारा ये कहना है। बिल्कुल। और साथ में ब्रिक्स में जो ब्राजील में ब्यूनस आयर्स में वहां पे ब्राजील में जो है वो ब्रिक्स की बैठक चल रही है, जिसमें सब लोग इसलिए परेशान है कि ट्रम्प जो कि बहुत ही अस्थिर तरीके से अपने रोज एक नई बात कह देते हैं और उसको लेकर दुनिया जो है वापस नई फील्डिंग सेट करने लगती है।
तो ये उस बॉलर की तरह जो रोज नई बॉल फेंकते हैं और उसके नई बॉल नई नई तरह से फील्डिंग सेट होती है, फिर अगले दिन फिर वो एक अलग से बिल्कुल बॉल फेंकते हैं, फिर नई फील्डिंग सेट होती है। तो उसमें उसको लेकर ब्रिक्स देशों में, जो कि इसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत जैसे देश शामिल हैं सॉरी। तो वहां पे उनकी चिंता ये कि भाई ट्रम्प के जो ये जो नया जो नई नई गेंदें फेंक रहे हैं तो उसको कैसे निपटेंगे। पर भारत का ये था कि नहीं, पाकिस्तान को पहले आप बताइए कि ये आतंकवाद का देश है और उसको लेकर पहले हमारी 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 सुनिए। पर वो किसी ने ज्यादा सुनी नहीं। उन्होंने आतंकवाद की निंदा तो की, जिसपे सभी सहमत है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोगों को सब लोग सहमत है कि क्लाइमेट चेंज भी नहीं होना, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए, ग्लेशियर्स को मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो ब्रह्म वाक्यों में जो बात होती है वो उन्होंने की। पर उन्होंने पाकिस्तान, जो भारत का ये था कि भाई पाकिस्तान को अगर हम निशाने पे लेके और सब लोग उससे सहमत हो पाएंगे, जो कि मुश्किल था, क्योंकि इसमें चीन जैसे देश भी शामिल हैं ब्रिक्स में, जो जो दरअसल पाकिस्तान की तरफ थे, न सिर्फ तरफ थे बल्कि अब उनके पूरे हथियार जो है चीन के थे पाकिस्तान के पास। और वो अब ये मालूम पड़ रहा है कि वो एक तरह से लाइव इंटेलिजेंस उनके साथ साझा भी कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। तो उसके उसमें ये उम्मीद कर पाना कि पाकिस्तान पे वो लोग अपनी एक बयान दे देंगे, थोड़ी थोड़ी हमारी भी शायद ज्यादा ही मासूमियत ज्यादती थी। पर ये उस पे से वहां से खबर जो निकल कर आई है ब्रिक्स देशों से। और ब्रिक्स देशों में अब जो सवाल जो ज्यादातर उनके जो जहन में बात घूम रही है वो ये है कि इस ट्रम्प से कैसे निपटेंगे और उनके रोज बदलते हुए जो रवैयों को लेकर। इसके बाद जो एक रिजिजू ने कहा कि रिजिजू जो हैं परसों नरसों ये कह रहे थे कि ये जो दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर दलाई लामा तय कर लें कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जब तक दलाई लामा ने बात की तब तक तो ठीक था। जब रिजिजू ने ये बात कही, क्योंकि वो भारत के मंत्री भी हैं भारत सरकार के, और तो उन्होंने चीन ने हास्यास्पद पे ऐतराज जताया कि ये हमारे से बिना बातचीत के या हमारे से मंजूरी या स्वीकृति दिए बिना ऐसा कुछ, उन्होंने कहा कि ये आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही चीन ने ये कहा, भारत सरकार ने कहा कि ये रिजिजू क्योंकि खुद बौद्ध है तो ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ये भारत सरकार के मंत्री के विचार नहीं। ये पहले ये हुआ। दूसरा फिर ये हुआ कि उन्होंने मुसलमानों को खास तौर पे निशाने पे लेते हुए कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जो है अल्पसंख्यकों का भारत में इतना ख्याल रखते हैं और अगर ऐसा हो रहा होता तो लोग भारत से बाहर जाते बजाय भारत से, फिर भारत में अल्पसंख्यक बाहर से क्यों आते। ये उन्होंने कल जो है एक नया एक जगोफा छोड़ा, जबकि वो एक दिन पहले ही उनकी खासी जो है उनको काफी मतलब उनके बयान को ही लोग मतलब वो कर लिया था खासा। अब उनकी अपनी सरकार, जिस सरकार में वो मंत्री, उस सरकार ने ही उनके बयान को डिसोन कर दिया। अब इसके बाद वो ओवैसी और बाकी लोगों में खासी इस बात को लेकर प्रतिक्रिया रही कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम बाकी अल्पसंख्यकों को हम भारत बुला आ सकते हैं, और उसमें भी हम लोग अब नई तरह की गेट कीपिंग कर रहे हैं जिसमें मुसलमानों के लिए जगह वो नहीं है जो पहले थी, जिसमें से हम देख सकते हैं कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो लोगों के साथ में हमारा बर्ताव किस तरह का रहा है, जिसमें हम लोगों ने भारत सरकार ने समुद्र में लोगों को फेंक दिया है, कह कि अब जाइए, आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। और उनके बहुत सारे जो अधिकार होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के तहत और एक बुनियादी मानवाधिकार भी होते हैं, तो उनको लेकर तो आपने कोई बहुत अधिक इज्जत नहीं बख्शी उन पूरे मूल्यों को। और अब आप ये बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है वो बाहर से तो यहाँ आ सकते हैं, पर यहाँ से कोई क्यों नहीं जा रहा। तो आप मतलब आप क्या इसमें कहने का जो मकसद है, उसका जो मतलब है, वो भी इस सरकार की नीति और उसके जो और नीयत दोनों साफ साफ दिखलाता है, जिसको लेकर ओवैसी ने और बाकी कई नेताओं ने उसको खासा आड़े हाथों लिया और वो एक बहस चलती चली गई। तो ओवैसी ने तगड़ा जवाब दिया, ओवैसी ने बहुत तगड़ा जवाब दिया उसमें। ओवैसी ने कि भाई रिजिजू से कहा है कि आप कोई सिंहासन पे नहीं विराजमान है, मतलब कोई राजगद्दी नहीं है ये ना, वो माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुसार।
मतलब आप जैसे रिजिजू ने ये कहा ना असल में कि यहाँ से अल्पसंख्यक पलायन क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे वो इस देश के नागरिक नहीं है, मतलब उसका उसका जो उससे जो ध्वनित होता है कि दूसरे मुल्कों से अल्पसंख्यक आ रहे हैं और यहाँ के अल्पसंख्यक पलायन नहीं कर रहे हैं, पलायन। तो फिर ओवैसी ने बिल्कुल कहा कि जो है भाई कोई वो नहीं है, ये खैरात नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जैसे सबको है वैसे अल्पसंख्यकों को है। तो ये रिजिजू साहब के जो बयान है वो पहले भी जो है सरकार उससे डिसोन करती रही है, लेकिन ये जो मौजूदा निजाम में ये जो डुअल जो चीजें चल रही है ये चल रही है, मतलब आप हर स्थिति में आप देखिए, चाहे वो किसानों की मौत का मामला हो, वहां कुचल के मार दिया था जो तराई में, है ना, वो अजय मिश्रा टैनी मंत्री बने रहे, और फिर आखिर में होता क्या है कि वो मन से माफ नहीं किया जाता है, मतलब दोनों तरफ चलती रहती है चीजें। नीतीश राणे जो है आए दिन जो है बयान देते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहते हैं, है ना। जय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो बयान दिया वो चल ही रहा है, विद्यमान है, लेकिन शाह साहब मंत्री हैं। तो ऐसे ही रिजिजू जो है बयान पहले भी देते रहे, उन्होंने न्यायपालिका को लेकर भी टिप्पणियां की थी, आपको याद होगा, और सरकार उससे अपने को अलग भी कर लेती है, मगर उनका जो स्टेटस है वो बरकरार रहता है। तो ये भी एक विचित्र किस्म का जो है ये क्रोनोलॉजी है या क्या है ये, मतलब इसको कई लोग इसको भी समझ रहे हैं कि ये चलता रहता है। मेरे ख्याल से ये इसका एक पैटर्न है, इस पे हमको डीप डाइव करना चाहिए कि किसने कितनी बकवास की और उसको किस तरह से उनको तरक्कियां मिली। ये भी एक तरह का जो एक नई तरह की अर्हता जो है ये इस सरकार में और इस पार्टी में खासतौर पर दिखलाई पड़ती है। जैसे विजय शाह अभी भी मंत्री है इतनी बकवास करने के बाद भी, और ऐसे कई लोग हैं जिनको आगे बढ़ने के मौके मिले जो रमेश भिदोड़ी ने पार्लियामेंट में क्या नहीं कहा था वो जो सांसद को, तो फिर उनको टिकट भी मिला, विधानसभा का टिकट मिला, लोकसभा का नहीं मिला, राजस्थान का इंचार्ज बना दिया गया बीजेपी का। तो ये मतलब मुझे ये भी लगता है कि सरकार के लोगों के पास अच्छे कॉपीराइटर्स की बहुत कमी है। मतलब इन्हें अच्छे संपादक, अच्छे लोग रखने चाहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं मीडिया के, और तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो कि उनकी उनकी कॉपी जो है ठीक से लिखें, क्योंकि खुद तो शायद वो कुछ कह नहीं पा रहे, अपना दिमाग चलाते हैं तब भी तो उल्टी बातें ही कहते हैं। तो कम से कम जहाँ पे शालीनता, जहाँ पे उनके से एक संविधान की जो मर्यादा गरिमा है वो बना के रख पाए, वो कह पाए उस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के पास, और साफ साफ देखने में आ रहा है कि उनके पास जो उनकी स्पीच, उनकी कॉपी, उनकी सोशल मीडिया देखने के जो कॉपी राइटर है, उनको या तो उनको भगा देना चाहिए जो भी खाएं, क्योंकि वो वाहियात तरह से उनका हैंडल कर रहे हैं। उससे उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही, उनको जो है उनकी जो है भरी पिट रही है उसमें जो हर तरह से। उसमें ओवैसी का जो जवाब है वो पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने बाद में जवाब में ये कहा कि ठीक है, हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक, हाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर हम पलायन नहीं करते तो उसका मतलब यह नहीं है कि हम खुश हैं। असल में हमें भागने की आदत नहीं है। हम अंग्रेजों से नहीं भागे, हम बंटवारे के दौरान नहीं भागे, और हम जम्मू, दिल्ली, गुजरात, मुरादाबाद, दिल्ली आदि के नरसंहारों की वजह से नहीं भागे। हमारा इतिहास इस बात का सबूत है कि हम न तो अपने उत्पीड़कों के साथ सहयोग करते हैं, न ही उनसे हम छिपते हैं। तो कुल मिला के ये जो एक सोशल मीडिया पे अगर इसको बोलते हैं कि एक अच्छी बहस खासी नोक जो शुरू हुई, उसमें जो है कई, जिसको बोलते हैं ना कि जो बॉक्सिंग के राउंड में, तो कई बुरी तरह से कई 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 बिंदुओं पे नॉकआउट हो गए रिजिजू साहब जो है अपनी बात कह के, और ये जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इसको अगर थोड़ा सा संभल के और किया जाता तो शायद ये इतनी भद ना पड़ती उनकी। 2 दिन पहले ही उनकी पहले भी भद पिट चुकी थी, फिर उन्होंने स्कॉलरशिप को लेकर भी ओवैसी ने मुस्लिम छात्रों की स्कॉलरशिप को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि भाई आपने इस तरीके की हाँ, कि व्यवस्थाएं करा हमारे दी लिए है कि कि हम हिंदुओं से ज्यादा जो है मुसलमानों के लिए हम ये करते हैं, जो कि अपने आप में एक वाहियात बात थी। और रिजिजू की जो दूसरी बात, जो कल ही एक खबर में जो बिल्कुल झूठ साबित हुई, ये जो दावा है अल्पसंख्यकों के ख्याल को लेके,
एक तो ये कि जो वंचित वर्गों को जो है वो आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, साथ में जो अल्पसंख्यक आयोग है उसमें सारे पद खाली पड़े हुए हैं। अगर आप सचमुच गंभीर हैं कि भाई आप इनके लिए कुछ करना, एक आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए, तत्परता आपकी होनी चाहिए, और इतना महान आपका शासन है कि बहुत लोग जो हैं यहाँ से भाग नहीं रहे हैं, तो आपको आप क्या कर रहे हैं उसके लिए, ये उसकी तस्दीक कहाँ से हो सकती है? तो उसकी तस्दीक के लिए आज की खबर है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पे जो है 7 में से 5 उसके जो कमिश्नर है वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो पद भरे नहीं गए। इसमें उसके अध्यक्ष भी हैं जो कि जा चुके हैं, अध्यक्ष भी कोई नहीं है इस समय भारतीय अल्पसंख्यक आयोग का। और उसके साथ-साथ में जो पारदर्शिता और जवाबदेही का जो बात होती है, जहाँ पे ये पीआईबी वगैरह जो बातें कह रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा जो सूचना का जो अधिकार था, और उसके लिए एक सूचना आयोग बनाया गया था जो अपने आप में एक बड़ा एक स्ट्रक्चर था। तो वो भी, उसमें भी 8 पद खाली है, और इसके लिए जो है कि इसमें कुछ होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो सरकार जहाँ-जहाँ पे एक तरह की पारदर्शिता, जवाबदेही लाने लाने के लिए जो उसके एक एक संरचना, प्रक्रिया खड़ी की गई थी, उनको लेकर उसकी कोई जो है उसमें कोई उत्साह, उसमें कोई तत्परता, उसमें कोई जिसको बोलते हैं कि अ, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, जिम्मेदारी नहीं दिखलाई पड़ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और उनकी प्राथमिकताएं कहाँ पर हैं, ये सब भी उन चीजों को देखने को समझ में आया था जहाँ पे आप रिजिजू जैसे लोगों के बयान सुनते हैं और ये सोचते हैं कि ये क्या इस देश में सब लोगों की सरकार है? क्या ये जब अपना सरकार में जब इसको बनाया गया, संविधान की शपथ ली इन्होंने, तो ये क्या सबका ख्याल रखने के लिए, सबका ख्याल रख रहे हैं इस देश के सभी नागरिकों का? ये बड़े सवाल हैं, और ये फिर वो रिजिजू का सवाल नहीं रह जाता, फिर नरेंद्र मोदी का सवाल नहीं रहता, फिर वो इस भारत के लोकतंत्र का ही सवाल बन जाता है, और फिर वो परेशानी की बात नहीं, है। फिर फिर लोग ये भी देखते हैं ना कि भाई जब मतलब नाले से गैस बन रही है और वो मतलब गुरु नानक और कबीर और वो सब एक साथ बैठे हुए बतिया रहे हैं टाइप बातें हो रही हैं, तो ये भी चल सकता है। इसमें ये देखते हैं लोग, तो करते हैं। आज हमने किताब का जिक्र किया है जो दलित गरिमा की खोज की, तो गौरव इसके बारे में, ये किताब क्यों महत्वपूर्ण है? रोजालिन ओहेलन की इन्होंने प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के विद्वान है ये, भारत के उपनिवेशकालीन इतिहास के विशेषज्ञ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते, तो उन्होंने इस किताब पे लिखा है कि ये निबंध संग्रह उस विमर्श में एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसकी शुरुआत स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 2016 में प्रकाशित इसका पहला खंड आया था, और ये नया दलित संग्रह दलित सोशल की अवधारणा को केंद्र में रखता है ये किताब। जी, मुझे आखिरी में इसकी बात ये अच्छी लगी कि इसमें ये जो बात है वो ये एक होता है कि हमको किससे आजादी मिली, और दूसरा है कि आजादी हमें कहाँ लेकर जा रही है। तो फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू, तो जो ये किताब जो है वो फ्रीडम टू की तरफ हमको लेके जाती है। इसलिए ये मुझे लगा कि ये बहुत दिलचस्प बात है कि हम, एक तो ये कि हम 47 में हम आजाद तो हो गए थे, पर उस आजादी का हमने किया क्या, वो आजादी हमें कहाँ लेकर आई। तो हम देख रहे हैं कि आजादी हमें रिजिजू साहब की तरफ लेकर आई। तो वो अपने तरह से कई जगह हम देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको मुक्ति तो मिली, पर उस मुक्ति जो है वो आपको और गहरे गड्ढे की तरफ लेती चली गई। तो कई देश, मतलब जैसे कि पाकिस्तानी जो हमारे साथ का जिसको बोलते हैं कि हम दो देश एक साथ पैदा हुए थे, जो कि इसको बोलते हैं कि एक डिफिकल्ट बर्थ थी, तो कॉम्प्लिकेटेड थी। तो पाकिस्तान ने उस आज़ादी का क्या किया जो भारत को भी मिली थी, और भारत ने क्या किया उसका, और पाकिस्तान अब क्या कर रहा है और भारत अब क्या कर रहा है। तो ये एक सवाल है जिसको जिसको इस तरह से देखना चाहिए कि आज़ादी तो मिली, पर वो अपने आप में अंत नहीं है, वो अपने आप में एक नई शुरुआत है, और वो शुरुआत आपको किस तरफ से कहाँ लेके जाती है। दूसरा एक विश्लेषण जो महत्वपूर्ण है वो एन एप्पलबाउम का है। एन एप्पलबाउम लगातार लोकतंत्र के खत्म होने और
जो एक तरह की जो नई तानाशाहियां जो दुनिया में आ रही हैं उस पर लगातार लिखती हैं। अटलांटिक पत्रिका में, पहले इकोनॉमिस्ट में थी और पुलिट्जर से जीती हुई हैं। तो उनका एक हरकारा में हमने लेख के कुछ अंश छापे हैं, जिसमें ये है कि ये ट्रंप जो है बाकी सबको इतनी सारी मतलब बदतमीजियां से पेश आता है, तो सिर्फ पुतिन का सम्मान क्यों करता है? और जब भी थोड़ी बहुत उन्होंने ऐंठ वैंठ दिखाने की कोशिश की पुतिन, तो पुतिन ने उनको बिल्कुल भाव नहीं दिया। तो ऐसा कैसे है कि अमेरिका का जो दुनिया का सबसे जो तथाकथित तौर पे सबसे शक्तिशाली पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो उसकी जो है पुतिन नहीं सुनता और उसके बारे में वो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो उसको लेकर एक विश्लेषण है कि पुतिन को ऐसे देखते हैं और दुनिया उसको कैसे देख रही है, और उसकी कीमत एप्पलबाउम का कहना है कि कैसे यूक्रेन चुका रहा है, क्योंकि जो आपकी जब अस्थिर नीतियां होती हैं तो आप कभी हथियार भेजते हैं, कभी नहीं भेजते, कभी रोक देते हैं। तो उन सब के कारण जो फिर कल परसों ही कल हमने ये खबर की थी कि चीन का ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि रूस इसमें हारे। तो दरअसल ये एक लंबा खींचने वाली जंग है, जिसमें रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, और वो और उसके बाद जो है वो ना अमेरिका शायद चाह रहा है अब नए नए निजाम में, और ना चीन चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो। तो ये हम एक और मुश्किल समय की तरफ यहाँ इस नए मोर्चे पर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज की बाकी महत्वपूर्ण खबरों में डाक खानों की खबर है कि अब पहले जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे की जमीनों को जो है निजीकरण करने की कार्रवाई की गई, हवाई अड्डों की को कार्रवाई की गई। तो जो भी पब्लिक का जो एक प्रॉपर्टी रही है, उनको निजीकरण करके उस पर पैसा उगाने का जो सरकार का ये है, हालांकि उस पैसे का फिर वो करते क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसमें जब वो स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दे पा रहे हैं और कई कई राज्यों के मनरेगा के पैसे फंसे हुए हैं, तो वो किस तरह से बात करते हैं कि ये जो है इनको मतलब वो कॉन्फिडेंस कैसे देते हैं कि हम जो है पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेलवे की है, कल को हो सकता है कि वो रक्षा के जो भी महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी है उनको भी वो बेचने या उनको भी लीज पे देने लगे। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए उससे। और ये किस तरह से इनके अपने व्यवस्थागत प्रबंधन का जो एक संकेत है, वो देखने की बात है। राजेश, सरकार ने इसमें कहा है कि भाई हम अभी संपत्तियों की पहचान कर रहे हैं और उसके बाद हम डेवलपर लेके आएंगे इसमें। मतलब पहले वही हम देखेंगे कि देश भर में प्राइम लोकेशन कहाँ है, फिर डेवलपर आएगा। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां ऐसा लगता है कि इस मामले में हो चुकी है। अब खाली सिनात वाली बात है कि भाई हम यहाँ यहाँ काम करने वाले हैं। नहीं नहीं, वो तो सर उनको पता है, डिपार्टमेंट उनका है ना, डिपार्टमेंट को अपनी जो रियल जमीन है, इमारतें हैं, भवन है, जो भी उनका रियल एस्टेट संपत्ति है, वो उनको पता है। तो विभाग की है ना, वो उनको सब पता है। उनको केवल देना है। तो वही उन्होंने बताया। उन्होंने तो ये मतलब आपको एक सूचना दे दी है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन क्या है देखिए, अब वो जो देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी और मोदी जी ने बहुत उसका शोर मचाया था, और पूरी सरकारें जो बीजेपी की, खासकर जिन राज्यों में सरकारें हैं, वो इस काम में भिड़ गई। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो जमीन थी, सरकार की जमीन माने जनता की जमीन, सरकार की जो जमीनें थी, मतलब उन जमीनों पे सरकारी आवास कहीं बने हुए हैं और 40-40, 50-50 साल से जो है मकान बने हुए हैं। वो मतलब सैकड़ों एकड़ में जो है वो मकान ध्वस्त कर दिए गए और वो साहब स्मार्ट सिटी के लिए तैयारियां शुरू हुई। अब नतीजा क्या निकला है, रिजल्टेंट ये है कि मतलब आप देखिए कि शायद अभी खबर आई थी ना कि वो 4-5 जगहों पे उनकी स्थिति ठीक है, बाकी सब जगह मतलब कोई स्मार्ट सिटी का कुछ पता नहीं है। और उसमें वही हुआ कि जो डेवलपर से पैसे ले लिए गए। अब वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कोई आदमी पैसा लगाता है तो वो पैसा बनाने के लिए लगाता है, कोई मतलब यज्ञ या दान नहीं करने के लिए आता है।
तो वो सारी जगहों पे आप स्मार्ट सिटी में देख लीजिए कि हो क्या रहा है। इसमें भी क्या है, इसमें जो है वो फिर अपने ढंग से करेंगे, वो पैसा बनाएंगे, 2 के 4 करते हैं, 4 के 50 करते हैं। और जनता को उसमें क्या लाभ मिलता है? जनता को कोई लाभ मतलब मिलता है? अब जो बताया कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, 125 सीटें हैं केवल, और किन किन वर्गों की है? अनुसूचित जाति, घुमंतु, है ना, और वो जो बंजारे लोग होते हैं, माने अति पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए, जो होनहार बच्चे हैं, उनके लिए वो योजना है। और आज की नहीं है, 19 वो नेहरू जी के टाइम की है। अब दिक्कत क्या है, वो नेहरू जी के टाइम की है, तो हो सकता है भाई। तो अब उसमें क्या है कि वो पैसा नहीं है साहब, और पैसा भी कोई नहीं। अब वही वाली बात है कि संस्कृत पे 500 करोड़ रुपए साल खर्च हो रहा है, उसको मतलब उसके प्रचार प्रसार के लिए, और यहाँ जो अमाउंट है वो है नहीं है। जबकि एक अधिकारी ने ये बताया है, उस खबर में ये है कि एक अधिकारी ने बताया है कि पैसे तो हैं, मगर ऊपर से साहब हरी झंडी नहीं मिल रही है। ऊपर से जो है हरी झंडी नहीं मिल रही है, और वो चयन नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि 125 लोगों का चयन नहीं कर पा रहे आप 40 लोगों का चयन कर पा रहे हो और बाकी को गैर चयनित में डाल रहे हो, और उसमें भी कुछ खाली है। तो एक बेचारा जो चयनित बोल रहा है उसमें छात्र कि साहब मैं क्या करूं, नया फॉर्म भरूं या मैं वेट करूं, और इसमें मेरा करियर तो चौपट हो जाएगा। मतलब ये चिंताएं उसकी बच्चे की अलग अपनी जगह है। तो ये जो है ना कि गुलाम भारत में एक भीमराव अंबेडकर जो है स्कॉलरशिप पे जाके भीमराव अंबेडकर बन जाते हैं, वो आजाद भारत में बनने में हम अड़ंगे बन रहे हैं, हमारी सरकार अड़ंगे बन रही है उन लोगों को आगे बढ़ाने की। ये इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण बात है। आज की जो एक और बड़ी खबर है वो जय शाह की है, जो अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के जो इस समय चेयर है, और उन्होंने वो जब भी भारत में कुछ होता है तो उसको लेकर, क्योंकि भारतीय है तो उनको खासा उनको उत्साह होता है, और उसके लिए बकायदा वो सारे अपने संदेश ट्विटर पे और बाकी जगह जारी करने लगते हैं। लगातार वो केंद्र में दिखते हैं, वो क्रिकेटर से ज्यादा क्रिकेट के वीडियोस में दिखाई पड़ने लगे हैं। तो एक ये भी लोगों को लग रहा है कि भाई क्रिकेट खेलने वालों का क्या, और क्रिकेट का प्रबंधन चलाने वालों का क्या। और अब जो कल उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने बाकी सारे लोगों का नाम लिया, भारत की जो टेस्ट जीत हुई है, हालांकि वो 1-1 सीरीज अभी भारत कोई टेस्ट जीता नहीं है उसमें, पर उसमें उन्होंने जिन भी खिलाड़ियों का नाम लिया, वो उसमें सिराज का नाम लिया था, जिसने 6 विकेट लेकर इस पूरे मैच को भारत की तरफ पलटा। और इसको लेकर ये जो ये सिर्फ एक मासूमियत है, ये चूक है, ये उनका एक शातिर सांप्रदायिक धूर्तता है, ये इसके लोगों ने अलग अलग मतलब निकाले, और वो दिखलाई सोशल मीडिया में काफी देर तक वो चलता रहा। और सबसे जो बड़ी बात वो ये है, और जय शाह अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि क्रिकेट और बॉलीवुड ऐसी चीज थी जो कि हमेशा भारत की जो आइडिया ऑफ इंडिया था, और जो उसकी जो एक तरह से डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, और जिसको समावेशी हमारा जो कल्चर संस्कृति को जो बनाने वाली जो चीज थी, अब उसमें भी हम डंडी मार रहे हैं। उसमें भी हम इस तरह की जो अपना घटियापन दिखा के ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, इसमें हम जो अच्छा भी खेलोगे तब भी तुम्हारा हम जिक्र नहीं करेंगे, अच्छा भी होगा तब भी जो है तुमको जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अंदेशे सामने आने लगे हैं, और वो अकारण नहीं है, वो साफ साफ दिखलाई पड़ता है, समझ में आता है लोगों को कि ये जो इस तरह की जो शुद्रताएं जो लोग दिखलाते हैं। अव्वल तो ये कि कोई भी एक देश जीतता है या हारता है तो उसमें आईसीसी के चेयर को क्या मतलब होना चाहिए, उसको अगर वो कोई क्या बोलते हैं बीसीसीआई के, हाँ बीसीसीआई के तो प्रधान है नहीं कि आप वहां पे बैठ के अपने भारत की जो तालियां पीटे। आपको क्या जरूरत है ये करने की। दूसरा ये कि जब आप ऐसा कर ही रहे हैं तो कम से कम इतने तो दिखलाई पड़े कि आप जो है एक जिसमें आप एक न्याय करते हुए दिखलाई पड़े, और सबको उसमें शामिल करें। तो जब सबको, एक व्यक्ति को जब उसमें से आप बाहर रखने की जो दिखा के अपनी होशियारी कुछ दिखा रहे होंगे, तो वो किसी को सबको समझ में आता है। और खासतौर पे वो लोग जो लोग खेलने वाले लोग हैं, जो लोग स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, जो खिलाड़ी भावना जो होती है, वहां पे भी इस तरह की जब आप हल्कापन दिखलाते हैं तो वो उसको लेकर लोग ज्यादा
ज्यादा समाज के भी, खेलने वालों के भी और बाकी लोगों के दिल में भी बहुत खटास पैदा कर रहे होते हैं। इससे किसी का गौरव नहीं बढ़ा, ना तो भारतीय टीम का बढ़ा, ना क्रिकेट का बढ़ा, ना भारत का बढ़ा, ना आईसीसी का बढ़ा। इसमें सब जय शाह के एक ट्वीट के कारण सब जो है हल्के और सस्ते हो गए इसके बाद जो। बिल्कुल। नहीं, मोहम्मद सिराज का ने काम तो वाकई बड़ा किया है, क्योंकि उन्होंने सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में नहीं, सेकंड इनिंग में 6 विकेट लिए हैं। मतलब 70 रन देकर के इंग्लैंड की 12 बजा दी और 6 विकेट ले लिए। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिराज जो है वाहिद अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं क्रिकेट में जिन्होंने इंग्लैंड जाकर के इंग्लैंड में मतलब उसके 6 विकेट लिए किसी एक इनिंग में। दूसरा जो है, हमारे करीब 7-8 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लैंड में 6 विकेट लिए। एक तो उस लिस्ट में नाम आ गया मोहम्मद सिराज का। दूसरा एक लिस्ट और है जिसमें साउथ अफ्रीका में इंडियंस ने, उसमें बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर वगैरह के नाम है, 6-7 लोगों में। आप समझिए, मतलब वो भुवनेश कुमार है ना, वो एक खिलाड़ी, वो इस तरह के नाम। तो सिराज अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में 6 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका की लिस्ट में भी उनका नाम है। मगर देखिए, थोड़ा सा हम लोगों को या लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए जय शाह को। जय शाह मतलब उनका काम कुछ और था और वो अब क्रिकेट में लगा दिए गए हैं, तो वहां बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। और क्या है कि जब किसी बड़े पद पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, अब मान लीजिए बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए किसी को, है ना, और वो उसने करीब जिंदगी भर 25 किलो वजन उठाया है मान लीजिए किसी ने, और उसको 1 कुंटल की जवाबदारी दी जाए, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा वो शुरुआत में। और दूसरा ये है कि भाई, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये खुद मतलब मेरे ख्याल में ट्विटर हैंडल वगैरह डील नहीं करते हैं। इसके लिए बाकायदा एक लोग रखे जाते हैं। तो हो सकता है कि उसने मतलब गलत समझ लिया हो कि साहब इस खबर से खुश होंगे, मोगाम्बो खुश होगा टाइप होगा, और वो दे दिया हो, नहीं भूल गया हो मतलब, या वो जो जो हैंडल कर रहा है उसने सिराज का नाम ना दिया हो। भाई, हम ये क्यों मानेंगे जय शाह ने डिलिबरेटली किया है? मतलब नहीं एक बिल्कुल। उनको एक का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, ऐसा करेंगे मतलब लाभ क्यों लाभ कर। लाभ भी लेना उनके हाथ में है राजेश, कि वो आज, जैसे कि आज वो उससे माफी मांग सकते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझसे चूक हुई, मुझसे भूल हुई, और मुझे सिराज के नाम पे मैं अलग से ट्वीट कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ हाँ, वो या तो वो करते हुए दिखलाई पड़े, जिसका मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, पर कर दे तो बहुत अच्छी बात है। वो माफी भी मांग क्या सकते हैं पूरी करते क्रिकेट की दुनिया में, पूरे क्रिकेट की दुनिया से वो माफी भी मांग सकते हैं। वो कह के भाई मुझसे ये गलती हो गई, मैंने आगे माफी मांगने से कोई छोटा तो हो नहीं जाता, कोई अपना आप ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर हर साधु का अतीत होता है, और हर जो है उनका भविष्य होता है जिनका भविष्य होता है को पता है। तो ऐसा ऐसा आप कह सकते हैं भाई कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे मिसालें हैं जहां पे लोगों ने जानबूझकर या मासूमियत में उनसे भूल गलती हुई, पर उन्होंने माफी मांग के आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने उसको सुधार करने की कोशिश की। तो आप जो बात कह रहे हैं कि शक का फायदा उनको दे दिया जाए, पर दे तो दिया जाए, पर वो शक का फायदे से फिर आगे क्या होगा? मतलब इससे नहीं तो हो सकता जब है उन्होंने। बीसीसीआई का एक्स चेयर और आईसीसी का चेयर जब ये बात कहता है कि इसमें सिराज का नाम अगर नहीं ले रहा है वो, तो कल को आपको क्या लगता है कि जो सिलेक्टर है वो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या इशारा कर रहे हैं? आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जो कैप्टन बनेगा उसको उसके लिए क्या इशारा है? जो टीम के जो मैनेजर्स हैं, कोचेस हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि बात ये इसमें क्या इशारा है? ये धूर्तता की पराकाष्ठा है, और ये इसलिए, और ये क्रिकेट का नुकसान करने वाली चीज है, जिसको लेकर शायद लोगों का खून ज्यादा यहाँ पे खौलता है, या बजाय बजाय बाकी चीजों के। हम स्कॉलरशिप को लेके शायद भारतीय लोग बहुत ज्यादा उद्वेलित ना हो, पर क्रिकेट को लेकर शायद उनको वो होंगे इस बात को लेकर। ये लगातार एक चलती हुई प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको जिसको रेखांकित किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये अगर हम नहीं करेंगे तो अगली बार जो है वो और भी इससे बुरा हो सकता है। ये कौन बताएगा कि और इसलिए करने के लिए, मतलब क्लियरली ये, मतलब ये तो
वो उनके पिता राजनीति में हैं, इतने बड़े पद पे हैं, वो देश को चलाते हैं, तो मतलब थोड़ी बहुत अकल तो वहां से भी आ सकती थी, बट साथ साथ साफ साफ दिखलाई पड़ती नहीं है वो। नहीं, वो पिताजी ने भी ये तो कहा ही था ना कि भाई अगर इतने बार जितना आप अम्बेडकर करते हो, इतने बार अगर उनका भगवान का नाम ले लेते वगैरह टाइप बात कही थी ना। वो देखिए, हो सकता है उन्होंने इन पर्सन जो है जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन है, उन्होंने वहां बोल दिया होगा भाई ये हमारे उससे हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। हो सकता है इन पर्सन, अब पब्लिक डोमेन में जो चीज जा रही है वो जा रही है, और ये भी मुमकिन है कि भाई जो है कुछ जो भी लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं वो माफी टाइप आ जाए, कोई बात हो सकता है आ जाए। 2 दिन हो गए वैसे ट्वीट को। हाँ, तो अगर वो नहीं आ रही तो उसका मतलब यही कि आपने जानबूझ के किया है, आप बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है इस बात पे, और इस जो आपने जो घटियापन दिखलाया है, और इसको लेकर आप जो है वो आप फिर आपने जानबूझ के ये किया है, इसको इस तरीके से माना जाना चाहिए। और अगली बार आप शायद इससे बुरा करेंगे, क्योंकि ये भी इस बात का जो उसका एक पैटर्न बनते चले जाते हैं, तो वैसे ही ये होगा। तो ये क्रिकेट के भी अच्छे दिन आ गए, इस तरह से देखा जा सकता है। तो आज काफी लंबा हमारी चर्चा चल गई है, तो हम लोग कल फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। आज थोड़ी सी लंबी और ज्यादा गहमा गहमी रही हमारी चर्चा में। आप अगर आपको ये पसंद है, आपके कुछ विचार तो जरूर हमसे साझा करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करिए। जय शाह के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिजिजू के बारे में क्या सोचते हैं, भारत की आर्थिक असमानता के बारे में आप क्या सोचते हैं, और तेल के दामों के बारे में आप क्या सोचते हैं। इनके बारे में अगर आप हमारे ख्यालों से सहमत है तो इसको और आगे लोगों तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपका। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।